स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसके बिना हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इमेजिन करना भी नामुमकिन है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि बिना यूरिया एप्लीकेशन के हम एक अच्छा खासा प्रोडक्शन पा सकते हैं। हमारे फार्मर्स जब भी सीड लेने मार्केट में जाते हैं किसी भी सीजन के लिए, उनके दिमाग में पहली बात होती है कि यूरिया भी खरीदना है, तभी प्रोडक्शन अच्छा होगा। अब यूरिया फार्मर्स को एक इतने ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलता है कि फार्मर दूसरे किसी फर्टिलाइज़र पर ना जाकर के सीधा सीधा आपका यूरिया प्रोक्योर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए तो यूरिया की हमारी कंट्री में जितनी डिमांड है, हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। हम अप्रॉक्सीमेटली इसका 50% से भी ज़्यादा हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। और ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, आपने देखा भी होगा, ये जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है, इसकी वजह से हमारे पास इस बार डेफिशिएंसी हो गई थी। और जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उस टाइम भी हमारे पास यूरिया फर्टिलाइज़र की डेफिशिएंसी हो गई थी। इसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, ताकि हम यूरिया के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो सके और फ्यूचर रेडी रह सके, ताकि हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रिलाय ना करना पड़े हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। आइए इस वीडियो से समझते हैं कि ये जो नई यूरिया पॉलिसी है ये क्या है और ये पिछली पॉलिसी से किस तरीके से डिफरेंट है। और ये जो टॉपिक है आपके ऑप्शनल के लिए और साथ के साथ आपके GS3 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 इसको अप्रूव कर दिया गया है। इस पॉलिसी के अंडर हम चाहते हैं कि यूरिया का बम्पर प्रोडक्शन किया जाए, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम की जाए और हमारी जो फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बन सके, जैसा हम अदर प्रोडक्ट्स के अंदर आज के टाइम में हम प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया। तो वहीं पर हम चाहते हैं कि हम फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन सके। बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का अगस्त बैच 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो अगर आप एग्रीकल्चर के लिए कोई अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू दैट कि दिस इज़ द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग इट। दिस इज़ माई प्रॉमिस एंड मैं ओपनली ये प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ कि ये एक बेस्ट एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स होगा, जहाँ पर आपको 400+ लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ PDF नोट्स होंगे, क्लास नोट्स होंगे, रिवीजन शीट्स होंगी, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन होंगे, डाउट सेशन होंगे। और हमारे कोर्स की सबसे खास बात यह है कि हर फ्राइडे को लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस होंगे। मैंने खुद एग्रीकल्चर ऑप्शनल में 310 मार्क्स स्कोर किए हैं और अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स। यहाँ पर अगर आप ये कोर्स अभी परचेज करना चाहते हैं तो माई लाइव कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कोड को यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी आपको करंट अफेयर, किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @monica_yadav_agriculture। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस टॉपिक की अगर आपको PDF चाहिए तो ये यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ अब हम हमारे टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये नई पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी। देखो, हमारे यहाँ जो एनुअल कंजप्शन है यूरिया का वो है 40 मिलियन टन पर ईयर, और जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो है अराउंड 30 मिलियन टन, जिसमें से हम करीब 10 मिलियन टन बाहर से मंगाते हैं। तो अराउंड 25% हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका है ग्लोबल प्राइस वॉल्टैलिटी, क्योंकि हमारे जो नेचुरल गैस है इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, मिडल ईस्ट वॉर है, आपका जो ग्लोबल डिस्टर्बेंस है वो इन सब चीज़ों के ऊपर, इस सप्लाई चेन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। एंड हायर फर्टिलाइज़र सब्सिडी, अगर आपको पता हो तो हम यूरिया पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और क्या इसका प्रोसेस है। सो यहाँ पर ये जो नई पॉलिसी लाई गई है, इसके फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि नए 8 से 9 न्यू प्लांट्स जो हैं बनाए जाएं जिनकी एनुअल कैपेसिटी होगी 10 मिलियन टन। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम भी इसी के अंदर इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पर है रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 12%, मैक्सिमम 16%। जब भी हम किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक डर रहता है कि क्या मैं प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी या क्या मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो शायद ये आप लोगों को ना समझ में आए, पर मैं इसको आप कोशिश करती हूँ कि आपको समझा सकूँ ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। मान लीजिए आपने एक फर्टिलाइज़र प्लांट लगाया और उसको लगाने के लिए आपको 10,000 रुपये की लागत लगी। अब आपके पास सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए थे, जो आपने 2,000 करोड़ लगा दी और 8,000 आपने बैंक से लोन लिया। तो आपकी इक्विटी क्या हुई? जितनी इनकम आपने, जितना पैसा आपने उसमें लगाया है, दैट इज़ योर इक्विटी। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो पैसा आप लगाएंगे उसके ऊपर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मिनिमम आपको 12% का प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम 16%, मतलब मिनिमम 12 से 16% के बीच में आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट सीधा सीधा आपको एक चेक काट के दे देगी कि आपका इतना % इक्विटी है तो इसके ऊपर 12% प्रॉफिट ऐड करके ये लीजिए। नहीं, गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसीज़ लेकर आएंगी, इस तरीके से इसका सप्लाई चेन डिज़ाइन किया जाएगा कि आपको डेफिनेटली इसमें 12 से 16% का प्रॉफिट होगा ही होगा, आपको लॉस नहीं होगा। सो दिस इज़ द रिटर्न ऑन इक्विटी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू टेल यू इन द सिंपल लैंग्वेज। इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स का बेसिक ये कंसेप्ट है। तो गवर्नमेंट ने ये भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट रखा है, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कन्वर्ट करने रिड्यूस करने के लिए जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है उसको इंडियन रुपीज़ में रखा गया है आफ्टर 4 years। मतलब टू रिड्यूस द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बाय कन्वर्टिंग योर फिक्स कॉस्ट इनटू इंडियन रुपीज़ आफ्टर 4 years। मतलब 4 साल बाद गवर्नमेंट जो है इस कॉस्ट को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगी और ये माना जा रहा है कि इस पॉलिसी से अराउंड 250 करोड़ पर प्लांट हम सेव कर सकते हैं। सो एक्सपेक्टेड टू सेव ओवर 250 करोड़ पर प्लांट कंपेयर टू द प्रीवियस पॉलिसी। जो हमारी प्रीवियस पॉलिसी थी उसके कंपैरिजन में यहाँ से माना जा रहा है कि एक प्लांट से आप कम से कम 250 करोड़ रुपए सेव कर सकते हैं। अब क्या हमारे पास कोई पिछली पॉलिसी थी यूरिया में, और ये जो नई पॉलिसी है ये कैसे डिफरेंट है? देखो, जो हमारी NIP 2012 थी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012, और अब जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यूरिया ये है 2026। तो ये कैसे डिफरेंट थी? देखो, लास्ट बार ये जो है इसका इन्वेस्टमेंट विंडो 2019 तक ओपन था, ठीक है, और यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अंदर इसको ओपन रखा गया है अभी। और यहाँ पर प्राइसिंग जो थी बहुत कम ट्रांसपेरेंट थी, और यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग रखा गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। यहाँ पर जो पिछली हमारी पॉलिसी थी उस पर कोई रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं था, बट इस बार गवर्नमेंट जो है 12 से 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। इसके साथ साथ जो पिछला जो हमारी पॉलिसी थी उस पर फॉरेक्स रिस्क बहुत ज़्यादा था, बट देयर गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस दिस रिस्क आफ्टर 4 years। 4 साल बाद गवर्नमेंट इस रिस्क को कम कर देगी। और यहाँ पर जो 2012 वाली पॉलिसी थी यहाँ पर 6 नए प्लांट लगाए गए थे, और इस बार गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 8 से 9 प्लांट, 8 से 9 नए प्लांट जिनकी कैपेसिटी, ईच प्लांट की कैपेसिटी होगी 10 मिलियन टन पर है। तो इस तरीके से हमारी 2012 वाली और 26 वाली पॉलिसी डिफरेंट। अब हम समझते हैं कि यूरिया फर्टिलाइज़र हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखो, यूरिया जो है एक नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मच % ऑफ नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन यूरिया।
तो अराउंड 46%। और एक ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूरिया एक हाई एफिशिएंसी फर्टिलाइजर है या लो एफिशिएंसी फर्टिलाइजर है, तो ये आपका हाई एफिशिएंसी फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी सॉइल में 46% जो नाइट्रोजन है वो सप्लाई करता है, और ये हाईली सब्सिडाइज्ड है, फार्मर्स को बहुत अच्छे रेट पर ये मिल जाता है, तो फार्मर इसको प्रोक्योर करते हैं। अब यहाँ देखो हमारी जो सॉइल है, जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो मेरे प्राइमरी मैक्रो मिनरल्स हैं, इनके अंदर डेफिसिट है, और कुछ हमारी फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो डेफिसिट हो चुकी है। तो गवर्नमेंट, अब फार्मर जो है यूरिया पर हैवीली रिलाई करते हैं, बट यूरिया को इंपोर्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर एक बैग यूरिया का अराउंड पड़ता है हमारा 1300 से 1400 रुपये, बट फार्मर्स को ये मिलता है 250 से 300 रुपये में। अब ये जो प्राइस डेफिशिएंसी है ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है। अब ये जो सब्सिडी का पैसा है आपका, ये फार्मर्स को नहीं मिलता, ये जाता है मैन्युफैक्चरर्स को जो इसको बना रहे हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एमआरपी के बीच में जितना डिफरेंस रहता है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स को वो डेफिसिट प्राइस प्रोवाइड करती है एज अ सब्सिडी। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा बर्डन है यूरिया की सब्सिडी, और फार्मर को ये अदर फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम पैसों में अवेलेबल रहता है, तो फार्मर इस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। और गवर्नमेंट जो है यूरिया में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस करती रहती है, जैसे हमारा सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, और अभी रिसेंटली मार्केट में नैनो यूरिया जो है। बट हियर आर फ्यू चैलेंजेस। यहाँ पर हमारे जो कुछ चैलेंजेस हैं, ये जो हम नई पॉलिसी लेकर आए हैं, इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं किया गया है, स्ट्रक्चरल इश्यूज को नहीं एड्रेस किया गया है। बेसिकली जो नया हमारा पॉलिसी है वो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहती है, बट नेग्लेक्टिंग द स्ट्रक्चरल इश्यूज। यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा है इशू कि हमारे जो फार्मर्स हैं दे आर हेविली रिलाइंग ऑन द सब्सिडाइज्ड यूरिया। इसी की वजह से देखो हमारा जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है एक बैलेंस रेशियो में अप्लाई होना चाहिए, बट यूरिया की एक्सेस अवेलेबिलिटी और लो प्राइस अवेलेबिलिटी की वजह से यूरिया जो है एक्सेस में यूज होता है, एंड वी आर नॉट फॉलोइंग दिस बैलेंस्ड एनपीके रेशियो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, और सबसे बड़ा इशू है कि ये एक्सेस यूरिया अप्लाई करना हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये ग्राउंड वाटर में लीच करके ग्राउंड वाटर पॉल्यूट कर रहा है। इसके साथ साथ ये रन ऑफ वाटर के साथ अगर निकल जाए तो लेक्स की यूट्रोफिफिकेशन करता है, मतलब एजिंग को बढ़ा देता है। So these are the challenges, but here are some few important points which are necessary for your prelims। अगर आप अगली साल प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाई इंडिया इंपोर्ट्स यूरिया डिस्पाइट हैविंग प्रोडक्शन कैपेसिटी? क्यों हम इंपोर्ट करते हैं? देखो यूरिया जो बनता है नेचुरल गैस से, नेचुरल गैस इज़ द प्राइमरी फीड स्टॉक, और हमारे यहाँ नेचुरल गैस के रिसोर्स नहीं है, तो हमें ये बाहर से मंगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ डोमेस्टिक गैस का प्रोडक्शन जो है वो इनसफिशिएंट है, तो हम जो नेचुरल गैस है उसको इंपोर्ट करते हैं, एंड दैट विल फीड द यूरिया प्रोडक्शन। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हमारा, करेंटली हमारे यहाँ 17 ऑपरेटिंग यूरिया प्लांट्स है। ठीक है, कुछ बंद हो चुके हैं ड्यू टू सम इनपुट कॉस्ट इश्यूज, बट गवर्नमेंट जो है अभी इनको और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश कर रही है। 8 से 9 नए प्लांट लगाए जाएंगे। फीड स्टॉक क्या है इसका, क्या इसका रॉ मटेरियल है जिससे आपका यूरिया बनता है? सो एज आई हैव टोल्ड यू, ये है आपका नेचुरल गैस। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरमेंटली क्लीनर है, तो यहाँ पर, और जैसे नेफ्था और फ्यूल ऑयल जो है वो भी इस यूरिया बनाने के लिए काम आ सकते हैं, बट वहाँ से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। नेचुरल गैस आपका एक एनर्जी एफिशिएंट सोर्स। फर्टिलाइजर सब्सिडी मैकेनिज्म क्या है? सैचुरेटरी है। फार्मर परचेज यूरिया एट द सैचुरेटरी नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ये मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि यूरिया क्यों ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये पोटेशियम और फॉस्फोरस के कंपैरिजन में चीपर प्राइस पर
अवेलेबल है, और इसी प्राइस डिस्टॉर्शन की वजह से जो हमारा NPK रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो चुका है। अब यहाँ पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये आपके प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है, तो ये है कि क्या यूरिया भी इसमें इंक्लूडेड है, क्या यूरिया भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में इंक्लूडेड है? सो योर आंसर इज नो, ये डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। तो यूरिया जो है हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। बट पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। सो मेनी एक्सपर्ट बट रिकमेंड्स दिस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि यूरिया को भी इस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। और ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो यहाँ पर यूरिया इन्वॉल्व नहीं है, बट पोटेशियम और फॉस्फोरस यहाँ पर आपका इन्वॉल्व है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये लीच होकर के आपका ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है, अमोनिया वॉलेटिलाइज हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ से गैस निकलती है जो कि एसिड रेन करती है। एक्सेस में यूरिया अप्लाई करने से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी, नॉट फर्टिलिटी, जो हमारी सॉइल का pH है वो बेसिक हो जाता है। इसलिए फार्मर्स को सजेस्ट किया जाता है, और हो भी चुका है पंजाब हरियाणा के अंदर और वेस्टर्न यूपी में, जो आपका सॉइल है बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुकी है। इसकी वजह से फार्मर्स को वहाँ रिकमेंड किया जाता है कि आप यूरिया के साथ साथ जिप्सम भी अप्लाई कीजिए अपनी फील्ड के अंदर। So this is all about for this national investment policy on urea. So thank you so much, have a nice day and all the very best. अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।